वेलकम अगेन इन एसबीएल वेबिनार सीरीज। मैं डॉक्टर मंजू सिंह। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में, जो कि एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि हमारी थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इसके साथ ही जो पर्सन जितनी वो डिजीज ओल्ड होते चले जाती है, सिम्टम्स और डेवलप होते चले जाते हैं, तो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी डे टू डे की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी करने में कैपेबल नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, उसके साइन सिम्टम्स किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड हम इन डिफिकल्टीज को, जो अल्जाइमर के बाद जो डिफिकल्टीज आती हैं पेशेंट्स में, उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो होम्योपैथिक अप्रोच है कि होम्योपैथिक किस तरीके से अल्जाइमर्स डिजीज में काम आती है, किस तरीके से पेशेंट्स को हेल्प करती है, इन सब के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे अपनी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि जैन से। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम पहले डॉक्टर रुचि के बारे में जान लेते हैं। She is the homeopathic practitioner and she is BHMS MD in medicine and also the MLD MHI SCPH and PLUS. She has almost 14 years of experience in the practice of homeopathy. एंड इसके अलावा हमारी वेबिनार में अटेंड करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो कि पहला है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम अपने पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन है वेबिनार में उसके अंदर आंसर्स करेंगे। जितने भी अटेंडीज हैं हम उनको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप हमारी वेबिनार को खत्म होने के बाद हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबिनार के दौरान एक दिन हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं जिनको कि हम गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। जिन भी पार्टिसिपेंट का 3 पार्टिसिपेंट का नाम लिया जाएगा, वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर हमें क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में डिस्प्ले कर दें, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट देम। एंड द लास्ट वन इज, जो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग है और जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, इसके अलावा भी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर रुचि, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में स्वागत है। एंड नाउ अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स ओवर टू यू। Thank you, Dr. Manju. Thank you, SBL, for giving me this opportunity. So let us begin. This is Dr. Ruchi Jain, and I am practicing since last 14 years from Nagpur. And this is the series of lectures which SBL has started, and I appreciate the platform they have created for the upcoming doctors so that they can share their clinical experiences through various topics. So I have been practicing predictive homeopathy since 2010 in Nagpur, and I have been conducting regular lecture series of predictive homeopathy, and I am a person who has been following meditation and trying to connect spirituality to homeopathy. And my dream is to fulfill the mission which was being taken ahead by our stalwarts, that homeopathy should reach the new heights. This is a topic with the aims and objectives which I will be covering, is understanding Alzheimer's disease, understanding pathophysiology from the perspective of allied science, and how the development of clinical signs and symptoms take place, the stage of the disease, what investigations are need to be taken while handling these cases, and an integrated approach to Alzheimer's disease, where I will be linking the emotional pathology, why Alzheimer's disease happen and why the person suffers from Alzheimer's disease, and the homeopathic part of repertorization, rubric understanding, and the materia medica differentiation, without which the seminar would be like incomplete. So let us go ahead today, and I hope you will enjoy the voyage with me of knowledge, and stay tuned with me. I will just brush up your knowledge of Alzheimer's disease. Because this is a disease which sir always say ki if you don't have it in the mind, you won't be able to perceive what is there in front of you.
So this is the tagline which I always follow. So as a student, if we know what we have to learn, how we have to learn, what we need to read, then definitely we will search and hunt for the right PQRS through the cases. So let us give you the vision of Alzheimer's disease, what is common and uncommon. So since we are on the mission of curing the sick to health, and it is the best technique what we follow, because it is a mission to cure the sick as it is termed, and it is not something which is based on my any techniques, but it is based on the cardinal principles laid down by Dr. Samuel Hahnemann sir, and he was the master of mental diseases, because at that time patients suffering with mental and psychological problems were maltreated. They were badly, and they had lot of issues while dealing them in the asylums, the brutal practices they had in that time. So Dr. Hahnemann sir was one of the great master who has worked for the mental health of the individuals and how to deal these patients at the centers in a very normal way. That is, they are also human beings. They should not be tied to the knots, and they should not be entangled and just put up in the rooms just to die. So this was a vision. And if we are a homeopath, our mission is to give rapid and gentle cure through homeopathy. So let us go ahead and understand the disease per se, as said in aphorism number 3, that we should have knowledge of disease, knowledge of medicinal power, and definitely how to apply this knowledge on the basis of clearly defined principle, so that we can treat these individuals, these cases who are coming to us with proper doses, and we become true practitioners of the healing art. So this is what was being expected by us, and as Hahnemann sir has guided us. So as we go ahead, so we know that what is to be cured in the disease and what is to be cured in the medicine, what is curative power of medicine, that can be only understood if you know the disease per se, what totality the disease looks wise, the pathology, the seat of disease, the tissue affinity of the disease, and how deep the disease has come to. Is it structurally irreversible pathology, or it is a physiological disease? So let us go ahead and understand how we can treat these cases with our wonderful medicines of homeopathy. So Alzheimer's disease, it's a progressive neurodegenerative disease affecting memory and thinking, with the person becoming increasingly dependent on others. So Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease which is affecting the memory and thinking of the person. So as we know from the word, it is a progressive neurodegenerative disease. So as we all know, since the day we were born, our neurodegenerative process has started. The way the cells are born, the cells have to die. Similarly, the neuronal cells, they also Sorry go. to interrupt you. Ma'am, Yeah. can you also explain this in Hindi as well? What happened? Language, your language, Hindi in English, mix. Yeah, I'll definitely go ahead. Thank you. That was organ on one. तो this is a progressive neurodegenerative disease, जिसमें हमारी सोच, हमारी क्षमता, हमारी विचारधारा और हमारी कैलकुलेटिव पावर पे भी अफेक्ट आता है. क्या आप सोच सकते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसा डिजीज है जहां पे इंसान अपने को ही पराया मानने लगता है, खुद की आइडेंटिटी खो देता है. तो ऐसा कौन सा डिजीज है और क्या होता है इसमें? लेट अस गो अहेड. So as we know, this is a disease which is progressive, and gradually patient धीरे धीरे एक अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान बेड रिडन हो जाएगा, और किस तरीके से उसके ब्रेन के सेल्स डेथ की तरफ प्रोग्रेसिव होते हैं. तो क्या कारण होंगे, हम उसको समझेंगे. तो कुछ सिम्टम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो बुढ़ा हो चुका है बस वही अल्जाइमर्स से सफर कर रहा है. With the recent study, we have understood कि even in early ages like 50 years, people do start the symptoms of Alzheimer's disease. और वक्त के साथ इन तब्दीलियों के साथ जितना
ये संसार बदलता जा रहा है, जितना हम टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं उतना ही इंसान आइसोलेटेड होते जा रहा है, और ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हमको घेरते जा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की तरह देख सकते हैं कि जब पेशेंट्स बहुत परेशान होकर आपके पास आते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छे से पहले ये काम कर सकता था, अब मुझे बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आता है कि मैं बहुत सारी चीजें भूलने लगा हूँ। किचन में मुझे ये याद नहीं रहता है कि फ्रिज किधर रखा है, या फ्रिज में कबर्ड है ये कि मैं कपड़े लेके फ्रिज में रखने चले जाती हूँ। दीज आर द सिमिलर सिम्टम्स विच द पेशेंट विल ग्रेजुअली। मैम मैं पहले घर से निकलता था तो आई न्यू कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, बट सडनली मुझे नहीं समझ में आता और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और वो जब रोड्स में बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर होती है तो आई गेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और पता नहीं इस तरीके से जो डेली चीजें मैं आज तक के करते आया हूँ, एंड आई फाइंड दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। तो ये प्रॉब्लम जो है, ना कि पेशेंट सफर करता है बट उसके रिलेटिव्स भी ऑब्जर्व करके आपको बताते हैं, हाँ मैम ही वॉज वेरी गुड एट मेमोरी प्रीवियसली, पर अब हम देखते हैं कि थोड़े से स्लो हो चुके हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स है। तो अल्जाइमर्स डिजीज ना कि आपकी विचार शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, आपका अटेंटिव पावर, यहाँ तक कि आपकी सोच और विचारधारा पे आधारित आपको जिंदगी में क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, आप आज तक के बहुत फर्राटेदार जिस लैंग्वेज को यूज करते आए हैं, इंग्लिश वॉज योर कमांड, एंड सडनली यू फील कि मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। पेशेंट बात करेगा, उनको पता चलेगा कि सामने वाला, अरे रोज मैं उसको देखती हूँ, रोज मैं उससे बात करती हूँ, ये मेरा हस्बैंड ही तो है, पर मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। ये मेरे बेटे का बेटा ही है, ये पता है ये मेरी बेटी है, पर नाम याद नहीं आ रहा। मैं बहुत दिमाग लगाने के बाद भी मुझे नाम याद नहीं आता है। तो इस तरीके से बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट और रिजिडिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और विजुअल और स्पेशल परसेप्शन, मतलब कि मुझे पता है मैं किस प्लेस में हूँ, मैं रहती कहाँ हूँ, नागपुर जैसे सिटी में रहते हैं हम, या हम कानपुर में रहते हैं, हम नोएडा में रहते हैं, वॉट एवर द सिटी वॉज, अभी तक ये पता था कि यहाँ पर कैसे रहना है। पर सडनली एक रात को नींद से सडनली पर्सन उठता है और बोलता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। तो इस तरीके से डिस्टरबेंसेस आते हैं। तो इमेजिन करिए कि आप अपने ही बेड पे सोए हैं और आपको लग रहा है कि आपका हमसफर नहीं, कोई बेगाना हमसफर है जो आपके बाजू में सो रहा है। वो कितनी इनसिक्योरिटी और फियर्स पैदा करता होगा। तो हम खुद की ही दुनिया में खो चुके होते हैं। ये डिजीज सिम्टम्स है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के। और क्योंकि हम खुद को भूल रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं, हम अपनों में ही खो चुके हैं, तो डेफिनेटली जो आज तक के हम एक्टिविटीज और गतिविधि कर पाए, हम वो सोशल फंक्शनिंग्स में प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और ये इतनी सारी बेचैनी अंदर चलती रहती है, दिमाग में बहुत सारे स्पार्क्स, बहुत सारे थॉट्स, इररिलेवेंट थॉट्स का एक क्लाउड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर मैं आपको एक दिन के लिए एक ऐसे कमरे में बंद कर दूं जहां पे सिर्फ अनजान और अजनबी लोग हो, और आपको ये पता हो कि अनजान और अजनबी लोग आपको कोई इंजुरी करने आए हैं, आपको कोई अटैक्स करने आए हैं, या आपको कोई हार्म पहुंचाने आए हैं, एग्जैक्टली यही केमिकल का लोचा, यही लोचा न्यूरॉन्स का गुत्थे बनने के कारण एक अल्जाइमर्स पेशेंट के साथ गुजरता है, जिसके कारण ना वो दिन में चैन पाता है और ना ही वो रात में चैन पाता है, जिसके कारण उसकी स्लीप, उसका डेली एक्टिविटी, उसका ईटिंग हैबिट्स, सारी चीजें अफेक्ट हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर्स जो अल्जाइमर्स के लिए गाइड कर सकते हैं, डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आप वंशानुगत उन सिम्टम्स, उन जीन्स को इनहेरिट करते हो जो ये डिजीज को कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के केसेस में देखा गया है कि दे सफर अ लॉट ऑफ दिस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, क्योंकि ऑलरेडी उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। देन आज की जो लाइफस्टाइल है जिसमें इंसान अकेला हो चुका है और वो रोज स्ट्रगल कर रहा है खुद के लिए, अपनों के बीच में भीड़ में खड़े होकर भी अकेला हो चुका है। हमारी एक्सेसिव गैजेट्स की हैबिट, डिपेंडेबिलिटी ऑन द मशीन्स, एंड गेटिंग अलूफ
जो हम अकेले हो चुके हैं, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ चुकी है, हमारा नींद का टाइम बिगड़ चुका है, हम सोते लेट हैं, हम उठते लेट हैं, नो एक्सरसाइज वी डू, सो एवरीथिंग क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस और बहुत सारा प्रेशर हमारे अंदर। और हाँ, एक ऐसी डिजीज जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री, जहाँ पे या तो हेड इंजुरी हुई हो या कुछ और ऐसे डिजीजेस हुए हो जहाँ पे इंफ्लामेशन प्रोसेस, यानी कि ब्रेन की नर्व्स की जो सेल्स है उसमें इंजुरी हुई हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आर अडेप्टेड टुवर्ड्स अल्जाइमर डिजीज। एंड वो लोग जो अपने आप को खुद में ही कैद कर लेते हैं, या तो वो फोबिक्स होते हैं या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, और वो अल्जाइमर्स के कारण खुद से अलग हो जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स है। और कुछ और रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि एजिंग, डेफिनेटली एजिंग तो है ही, कुछ और डिजीजेस है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जो लाइफस्टाइल के कारण होती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर हम अपने आप को कैद करके रख रहे हैं खुली वादियों में, खुली आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी में, अगर हम अपने आप को नहीं ऊर्जा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज नोन टू क्रिएट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड कि आप एक ऐसी गतिविधि और जिंदगी जिए जहां पे खुशनुमा आसमान हो और बहुत अच्छी धूप हो। डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डेफिनेटली, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। होमोसिस्टिनेमिया, होमोसिस्टिन इज अ डिजीज, is a parameter or neurotransmitter which, if it increases a biochemical marker, if it increases in the blood, तो वो आपको बताता है कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे जाके आपको अल्जाइमर्स भी हो सकता है, आपको कोई कार्डियक डिजीजेस भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देन डेफिनेटली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12, क्योंकि विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नसों के कार्य करने के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन बी 12 का बहुत मेजर रोल होता है। और एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जहां पे हम कोई भी गतिविधि नहीं करते, ना हम अपने हाथ पैर को यूज कर रहे हैं, ना ही हम हमारे ब्रेन्स को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन की तरफ जाते जाएंगे, हम अल्जाइमर्स की तरफ जाते जाएंगे। एंड इवन इफ too much of drug dependency like smoking, alcohol, ज्यादा एजुकेटेड ना रहना, सोशल से दूर रहना, ऐसे स्ट्रेसेस को झेलना जो हमारी कैपेबिलिटी के बाहर है, और अगर हम सिर्फ बैठ के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली हम अल्जाइमर्स की तरफ या डिमेंशिया की तरफ अपने आप को अर्ली पुश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है, तो हमने देखा कि हमारी कार्य क्षमता, हमारे बात करने की क्षमता, हमारी मेमोरी स्किल्स, हमारा बिहेवियर सडनली चेंज होने लगता है। धीरे 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 जो इंसान जिसको हम जानते थे, आज वो एक अजनबी इंसान की तरह हमारे साथ बिहेव करता है। जो माँ हमको आज तक के पाली है, बेटा बेटा करके पुकारती है, इन अल्जाइमर्स डिजीज वो अपने ही बेटे को भूल जाती है और ये बोलती है कि कौन हो आप, मैं तो आपको नहीं पहचानता। और क्योंकि ये विचार शक्ति या विस्मिता, जिसको हम बोलते हैं स्मरण शक्ति खो जाना, जिसके कारण अगर आपको ये फील हो कि आप ऐसे लोगों के बीच में हो, तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत हट्टी। और जिस तरीके से पहले के लोग बोलते थे कि बुढ़ापा जो होता है एक बचपने की तरह हो जाता है, बचपन बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, न जाने क्या बातें करते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो इस दुनिया में पहली बार आए हो। तो डेफिनेटली अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया प्ले अ रोल इन बिल्डिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल विड्रॉल होना और एक ऐसे इमोशंस के साथ जीना जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस जाता चला जाता है, और वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए वो बहुत कार्य क्षमता में आगे थे। मैं पेशेंट्स को देखती हूँ कि सडनली उनके पेरेंट्स आए हमारे पास, उनकी फैमिली मेंबर्स आए, बोले मैम आंटी जी सडनली हम देख रहे हैं कि भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं, पूछो तो फिर बोलते हैं कि अरे मैं नहाना भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा। बाथरूम में जाएंगे वापस आ जाएंगे, वो बहुत देर तक के पानी के आसपास घूमते रहे,
और पूछा तो क्या हो गया, तो बोलते मग नहीं मिल रहा है मुझे, नहाते कैसे मुझे नहीं पता, टूथब्रश हाथ में लेके कहो वो खाना टेबल पे आ जाए, एंड दे फॉरगेट कि खाना कहाँ खाना है, इवन टेबल भी भूल गए। एक सिवियर कंडीशन ऐसी आती है जिसमें वो खाना भी भूल जाते हैं, और वो ये हाथ का कोऑर्डिनेशन भी उनसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अपने ही लोगों के बीच में वो इंसान खो जाता है। तो देखिए किस तरीके से इनकी दुनिया होती होगी और क्या प्रॉब्लम इनके अंदर होता होगा। तो क्योंकि हम खुद में ही खो चुके हैं, तो ये पेशेंट ऐसे होंगे जो अपना ही घर का रास्ता भूल जाएंगे। कभी घर से तो निकलेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे, गार्डन तक के पहुंचे, वापस आते समय अपने घर को ही पूछेंगे कि ये किसका घर है, ये मेरा घर नहीं है। और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आज तक की प्रॉब्लम थी ही नहीं, सीढ़ी से कैसे चढ़ना है, यार आज तक के तो करते ही आए हैं। 1+1 2 होता है, मैथ्स का टीचर जिसने आज तक के अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पढ़ाए, सडनली पूछता है ओ माय गॉड ये 1 मतलब एक सांप है। तो इस तरीके से हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होने लगते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये बेड पे बैठना कैसे है, ये जो चादर है वो किस तरीके से रखी जाती है। मेरा एक पेशेंट बाथरूम की जो बकेट है वो लाके बेड में बिल्कुल बाजू में रख दिया, और अपने सोने की चेन ले जाके उन्होंने टॉयलेट में रख दी। क्यों? क्योंकि शी कुड नॉट जज कि इंपॉर्टेंट क्या है, सोने की चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बकेट। बकेट को वो नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं नहीं ये बकेट मैं नहीं ले जाने दूंगी, और वो गोल्ड की चेन कहाँ रख गई पता ही नहीं, कितने ज्वेलरी खो गए पता ही नहीं। और सोशल एक्टिविटीज, जो इंसान किटी पार्टीज में जाना, लोगों के साथ एंजॉय करना, चार लोगों में मिक्स होना, फन लविंग पर्सन, एंड सडनली नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पे लोग मुझे घूर के देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे लोग देखते हैं, और मुझे पता नहीं वहां पे कैसे अजनबी लोग थे, वो मुझे देख रहा था, अरे भाई कौन था, वो मेरे बाजू में बैठा था, कौन बैठा था आपके बाजू में, एंड शी विल नॉट आंसर। एंड बाद में पता चलता है कि उनका हस्बैंड ही था जो उनके बाजू में बैठा था। तो अपने ही लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, और जब वो खुद को अपने आईने में देखते हैं, डिफिकल्टीज इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद का चेहरा भी भूल जाते हैं। और कभी कभी तो फ्रेंड्स हमने ये भी देखा है कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के पेशेंट्स के रूम के सारे मिरर्स को हटाना पड़ता है, क्योंकि अचानक रात को उठते हैं एंड दे से कि वहां पे कुछ भूत दिख रहा है, कहीं कुछ डरावना चेहरा दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो मुझे खाने आ रहा है, एंड दे डेवलप लॉट ऑफ, इनको हम डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस बोलते हैं हमारी मेडिकल भाषा में। और चूंकि मैंने बताया कौन सी चीज कहाँ रखनी होती है, एक ऐसी लेडी जो इतनी फास्टिडियस इतनी पर्टिकुलर रही है आज तक के, और वो ये नहीं जानती है कि चीजों को कहाँ रखना है। टूथब्रश उठाकर ले आए, इसी से मुझे खाना खाना है, अब आप मुझे इसी से खाना खिलाएंगे, मम्मा जी आपका ये जो टूथब्रश है वो खाने के लिए नहीं, टीथ ब्रशिंग के लिए होता है, नहीं मुझे तो इसी से खाना है। तो इस तरीके से जिद करना, और सडनली पुराने गाने तो बहुत याद है, पर मैंने खाना नहीं खाया, तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने मुझे प्लेट नहीं परोसी, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे एक पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऊपर देखो कीड़े चल रहे हैं, ये लोगों ने हद कर दी है, कोई दरवाजा नहीं लगाता है, शाम होती है बहुत सारे मच्छर कमरे में आ जाते हैं, और वो मच्छर मुझे आसपास काटने लगते हैं। भाई मच्छर तो है ही नहीं, उनकी फैमिली बोलती है उनको। तो ये वो स्थिति होती है जहां पे वो खुद की ही दुनिया में ट्रैप हो जाते हैं, और दुनिया भर की चीजें उनके लिए एक बहुत अलग जगत में जीने वाले लोग हो जाते हैं, जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होते हैं, और धीरे 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 जिस तरीके से डिजीज प्रोग्रेस होती है उनकी विस्मिता बढ़ती जाती है। तो क्योंकि हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में समझने की कोशिश करें, तो हमारी नस नाड़ियां होती हैं, तो हमारी बॉडी में पूरे शरीर को कनेक्ट करने के लिए ये जो स्नायु तंत्र है जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, और जो ब्रेन है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है जो बॉडी को पूरा कनेक्ट करके कमांड करता है। और आज तक के हमने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ के, जो भी अनुभव आए हैं, वो सारे हमारी मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, जिस तरीके से हम हमारी मेमोरी को मेमोरी सिम को रखते हैं, राइट। तो वैसे ही ये सारे स्टोर्ड है, लेकिन क्योंकि ये डिजीज एक ऐसी अफेक्ट करती है कि इसमें सारे गुंथाड़े हो जाते हैं और प्लाक्स डेवलप हो जाते हैं, और हमारा ही ब्रेन हमारे काबू में नहीं रहता। तो क्या होता है एग्जैक्टली
तो हमारी भाषा में इसको हम न्यूरो इन्फ्लामेशन या नर्व का लॉस बोलते हैं। सारे गुंथाड़े और कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसको हम अमिलॉइड टिश्यूज बोलते हैं, वो अमिलॉइडोसिस की प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर अमिलॉइड वो न्यूरॉन्स के ऊपर जाके जमा हो जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जिसको हम बोलेंगे, यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स होते हैं उसका पावर हाउस, जो हमको एनर्जी देता है, जो हमको कार्य करने के लिए रिक्वायर्ड एटीपी करेंसी देता है, उसका प्रॉब्लम आ जाता है। और जो सिग्नल्स हमारी एक नस नाड़ी से दूसरे नस नाड़ी में ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम कोलिनर्जिक सिनेप्टिक डिस्फंक्शन बोलेंगे, वहां पे प्रॉब्लम आने के कारण इंसान वहीं के वहीं उलझ के रह जाता है और खुद की ही सेल्स खुद को खाने लगती है, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं या ऑटोफेजी की प्रोसेस बोलते हैं। और आईज में लुई बॉडीज डिपॉजिट होने लगती है। ये वो सेल्स है जो डीजेनरेटिव प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। तो हमने देखा ऐसा कोई भी कारण, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ब्रेन इंजुरी हो, कुछ भी हो, जिसके कारण ब्रेन के उस सेल का पार्ट या वहां पर ब्लड, हम बॉडी में खाए बिना काफी दिन रह सकते हैं, पानी पिए बिना रह सकते हैं, पर ऑक्सीजन के बिना हमारी ब्रेन सेल्स एक सेकेंड क्या, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी नहीं रह सकती। और बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल जो हाइपोक्सिया होगा, जिसके कारण बहुत सारे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो सब जाके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होंगे और वो एक इंफ्लेमेशन की प्रोसेस को एग्जासर्बेट करेंगे, जिसके कारण हमारा नर्व सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो आपने सुना ही होगा कि आपको जो भी सीखना है, आप कोई भी एक काम को 21 दिन तक ही कंटिन्यू करिए। और न्यू साइंस ये बोलता है कि आपको कोई हैबिट बिल्डअप करनी है तो आपको उसको कंटिन्यू 60 डेज तक के कंटिन्यू करना है। तो ऐसा क्या होता है जब हम 21 दिन तक के कोई काम कर रहे हैं या 60 दिन तक के कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस सिग्नल को एक बार लेता है। मैंने ये फोन उठाया, रखा, फोन उठाया, रखा, फोन उठाया, रखा। तो ये जो हैबिट है, फिर अब क्या होगा, कुछ समय के बाद सेल आई, अगर रिंग भी आएगी तो मेरे को कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, एक ऑटोमेटिक मेमोरी आएगी, अरे फोन बज रहा है, ये मेरी ही रिंग है और ये मेरा ही फोन है। तो इस तरीके से एक नर्व सिग्नल डेवलप होता है और एक परमानेंट नर्व टिश्यू डेवलप हो जाती है जो उस मेमोरी को इंटीग्रेट करती है। और जैसे ही हम किसी की आवाज सुनते हैं, जैसे मुझे पता है ये मेरे मदर की आवाज है, तो जैसे ही वो आवाज आएगी, हाँ मम्मा, हम आवाज देंगे। तो हमको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली वो मेमोरी को अपनी ब्रेन में सेव करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं। लेकिन ये अल्जाइमर्स का जो भूत घुस जाता है अपने दिमाग के अंदर, उसमें हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स है, जो स्कैवेंजर्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं, वो एक्टिवेशन इन्फ्लामेशन की हेल्प से हमारी इन्हीं नस नाड़ियों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लामेशन या बिकॉज ऑफ दैट होल प्रोसेस जहां पे इम्पेयर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसके कारण जो लिपिड्स है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो एस्ट्रोसाइट्स है जिनका काम है किलिंग ऑफ डेड टिश्यूज, नॉर्मली क्या होगा, ये अपने काम बराबर करेंगे। लेकिन अल्जाइमर्स में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर इंपेयर हो जाएगा। उनको नहीं पता होगा कि सीएसएफ फ्लूइड को, यानी जो ब्रेन को फ्लूइड है, उसको कहाँ रखना है और कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो ये सिनेप्टिक डिसफंक्शन हम उसको बोलेंगे। तो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल तक के नहीं पहुंच पाता। तो हम बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, टाउ हाइपरफॉस्फोराइलेशन, न्यूरो इन्फ्लामेशन, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो ओल्ड एज में देखा जाता है, और कोलिनर्जिक इनसफिशिएंसीज। ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमिलॉइड प्लाग्स बनाने के लिए, एंड दोस प्लाग्स गो एंड स्टिक टू योर नर्व्स। तो ये क्या है, तो आपकी भाषा में बोलूं तो टाउ जो है यूजुअली हर नर्व, जैसे हम कोई, आपने देखा होगा कॉपर वायर को भी अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो कॉपर वायर जिस तरीके से आपके मीटर से
लाइट के कनेक्शंस को जोड़ने के लिए काम करता है। आप समझिए न्यूरॉन्स भी हमारे ब्रेन से बाकी सारी जगह पे सिग्नल्स लाने और ले जाने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से हम कॉपर वायर को, एक फिलामेंट को कवर देते हैं प्लास्टिक का या रबर कोटिंग देते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी उन न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कवरिंग देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो टाउ है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है और वो एक गुंथाड़े में गुथ जाता है। तो आप अगर ये सोचिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के वायर्स पड़े हो और वो एक दूसरे में गुंथाड़े हो जाएं, तो उसको हम न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स बोलते हैं। तो क्योंकि ये टैंगल्स जो है यूजुअली नॉर्मल सेल्स में नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी उसको बैलेंस रखती है। लेकिन अगर ब्रेन टिश्यू डैमेज होने लगे तो ये टाउ जाके उसको चिपक जाएंगे और चिपकने के कारण एंटेंगलमेंट होगा। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से गुंथाड़े हर ब्रेन सेल में होते जाएंगे। और अगर कोई भी डेड टिश्यू, कोई भी अमीलॉइडोसिस की प्रोसेस के कारण जो प्लाक्स बन रहे हैं, अब ये नर्व सेल डेथ हो गई, ये नर्व सेल की डेथ हो गई, तो हमारी बॉडी कोई भी डेड टिश्यू को अंदर नहीं रहने देगी। तो हमारा इन्फ्लामेशन, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो सारे इन डेड नर्व टिश्यूज को डाइजेस्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो वो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हो ये हमारे नर्व सेल्स है, तो दिख रहे हैं ना, ये आपको कॉपर वायर की तरह जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को, स्पार्क को दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। लेकिन ये देखिए किस तरीके से अल्जाइमर्स में टाउ नाम के जो प्रोटीन का इम्बैलेंस होता है, वो इस तरीके से नर्व्स के ऊपर अपने आप को जमा कर देता है और वो एंटैंगलमेंट बना देता है। और उसी तरीके से, क्योंकि ये जो प्रिकर्सर्स है, यूजुअली ये प्रिकर्सर्स को वॉश अवे हो जाना चाहिए, बॉडी यूजुअली इसको डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अमिलॉइड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होने लगता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब हमारी नर्व सेल्स के लिए वो एक पॉइजन की तरह काम करता है, जिसके कारण वो क्लम्प हो जाएगा और इस तरीके से गुंथाड़े बन जाएंगे। और अल्जाइमर्स डिजीज में हमने देखा है कि ये टाउ टैंगल्स और न्यूराइटिक प्लाक जो बनते हैं, ये इन्फ्लामेशन को, अब अगर मेरी बॉडी में कुछ भी नॉर्मल है तो ये मेरा है, मैं इसको खराब नहीं करना चाहूंगी। लेकिन कोई भी एक चीज जो मुझसे अनजान है, मेरे लिए खराब है, उसका डिस्ट्रक्शन होकर ही रहेगा। तो वैसे ही जैसे ही अमाइलॉइड प्लाक्स बनेंगे, वैसे ही न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा और धीरे धीरे करते करते ये सारे न्यूरल सेल्स मरते जाएंगे, एक एक करके क्लम्पिंग होगा और ये डेड टिश्यूज होती जाएगी। तो इस तरीके से अल्जाइमर्स में बहुत सारा इन्फ्लामेशन आपके ब्रेन के अंदर चालू हो जाएगा। और इस तरीके से आप धीरे धीरे वो मेमोरी सेल्स जो आपने कनेक्ट करके आज तक के इतने सालों में अपने मेमोरी में भर के रखी थी, आपने स्टोर करके रखी थी, क्योंकि आप अल्जाइमर्स या डिमेंशिया या ओल्ड एज के कारण जो होने वाले चेंजेस है, वो प्लाक्स आपकी ये कनेक्शंस को ब्रेक कर देता है। नॉर्मली क्या होता है, ये क्लियरेंस हो जाता है, आज अपने आप आता है, डेड टिश्यू चला जाता है। लेकिन आपके नर्व सेल्स, ये देखिए ये जो कॉपर वायरिंग है वो इंटैक्ट रहती है और इसके ऊपर की शीट भी इंटैक्ट रहती है। लेकिन अमिलॉइड प्रोसेस या प्लाक जमा होने के कारण एक सिग्नल दूसरे नर्व सिग्नल तक के नहीं पहुंच पाता और ये न्यूरॉन सेल्स अपने आप होते जाते हैं अपने आप को, और ऑटोफेजी यानी कि डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में दिखने वाला हमारा ब्रेन एक बहुत अच्छा हेल्दी, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स है और जिसमें सारी मेमोरी, हमारी सारी हैबिट्स, हमारी सारी चीजें स्टोर्ड है। लेकिन जो स्टोर करने वाले हमारे सिम कार्ड्स है, जो मेमोरी कार्ड्स है, वो सारे यहाँ पे खराब हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो, ये साइड ऑफ ब्रेन जो नॉर्मल है वो पूरा भरा हुआ है, और ये साइड ऑफ ब्रेन जिसको हम ब्रेन एट्रोफी बोलते हैं, मतलब वो श्रिंक हो चुका है अपने साइज से। बाकी ब्रेन हमारे स्कैवेंजर्स उनको खा के बचा चुके हैं। तो इस तरीके से एंटैंगल होंगे और ये नर्व सेल्स की डेथ होती जाएगी। और अगर आप बहुत ग्रॉसली देखोगे तो जब हम एमआरआई या ब्रेन स्कैन करते हैं तो आपको दिखेगा
कि ब्रेन साइज आपका कम हो चुका है, जिसको हम श्रिंक बोलते हैं, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं, और जो सीएसएफ फ्लूइड है वो वहां जमा होने लगेगा, जिसके कारण एनलार्ज वेंट्रिकल्स मिलेंगे। और बेसल गैंग्लियन जो हमारी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी वेस्टिंग मतलब अगर कहीं पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, बहुत दिन तक के अगर मैं इसका काम ही नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर हाथ का वर्क ही नहीं कर रही हूँ, मैंने आराम से छोड़ दिया है, तो मेरे हाथ कैसे होते हैं, दुबले हो जाते हैं। कभी किसी को प्लास्टर लगा होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने। तो इसी तरीके से, और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली और बायोकेमिकल चेंजेस देखेंगे तो ये एंटैंगलमेंट्स और ये न्यूराइटिक प्लाक्स जो है वो हमको ब्रेन में दिखते हैं, और डीजेनरेटिव टिश्यूज दिखती है। और हमारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जो आज तक के हमारी मेमोरी में स्टोर्ड थे, जिसके द्वारा हम चीजों को परफॉर्म कर पा रहे थे, हम अपनी मेमोरी से काम कर पा रहे थे, वो सारी चीजें अफेक्ट होने लगती। तो आप देखोगे बहुत अर्ली एजेस में भी, अगर आपको 50 इयर्स की एज में पेशेंट मिलता है कि यार मैं आजकल बहुत ज्यादा चीजें भूलने लगा हूँ, विच इज नॉट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत बिजी है इसीलिए भूल रहा है, या 10 काम कर रहा है इसीलिए, वो नॉर्मल से चीज भी भूलने लगा है, वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा। पहले तो सर मुझे पेशेंट बोलेगा मैम 10 लोग भी आ जाए, मैं इतनी केपेबल थी कि कब मेरे को खाना क्या बनाना है, क्या करना है, मैं एग्जैक्टली कर लेती थी, बच्चों को भी पढ़ा लेती थी, मार्केट भी चले जाती थी, खाना भी बना लेती और सब कुछ कर लेती थी। अब ना मुझे मैं भूल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड प्रायर कर मुझे बोलते हैं यार तू बहुत ज्यादा भूलने लगी है आजकल। तो इस तरीके से मुझे टाइम प्लेस का, जैसे मैंने आपको बताया, घर भूल जाएंगे, विजुअल इमेज, लेकिन ये बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में आपको बहुत अर्ली एजेस में ये दिखते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज नोटिफाई टू योर डॉक्टर्स। बट हाँ, वो बहुत थोड़े थोड़े नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए, बट दे आर रियली वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स। ठीक है, तो हमने इसको स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है। तो स्लाइट जब मेमोरी लॉस हो रही है, यानी बहुत स्टार्टिंग में जब हल्की सी आपकी विस्मृतता आ रही है छोटी छोटी चीजों में, तो आप देख रहे हैं आपका ये ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया जिसको हम बोलते हैं, बस वही पार्ट अफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये स्कैवेंजर्स आपके नर्व सेल्स को डैमेज करते आ रहे हैं, और ये आपकी ब्रेन के पार्ट को ज्यादा खाते जा रहा है, तो आपने देखा था ना वो ब्रेन श्रिंकेज हो रहा है। तो अगर सिर्फ एक पार्ट का श्रिंकेज हो रहा है तो टेम्पररी मेमोरी लॉस होगा आपका, और थोड़ा बहुत बिहेवियरल चिड़चिड़ वगैरह ऐसे। पर अगर ये लैटरल लोब और पैराइटल, ये टेम्पोरल लोब है आपका और ये पैराइटल लोब है, यहां तक कि अगर आपका पार्ट फैलने लगे, तो आप देख लो ये कितना सारा ब्रेन का पार्ट कवर्ड हुआ है, तो ये माइल्ड पार्ट में जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट ये बोलेगा अरे मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मैं वापस वहीं पे चला जाता हूँ, मैं लाइन रीड कर रहा हूँ पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैंने रीड ही नहीं किया, वापस मैं उस लाइन पे आ जाता हूँ। तो एक पेज पढ़ने के लिए कहो 1 घंटे लग जाए, जो पूजा आज तक के वो 10 मिनट में करके खत्म कर देते थे, आरती खत्म कर देते थे, मुझे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे रीड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। पुअर ऑब्जेक्ट रिकग्निशन और डायरेक्शन सेंस को वो लॉस कर देते हैं, यानी उनको पता नहीं होता कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। और फिर जब ये और फैलता है और आपके फ्रंटल लोब को भी अफेक्ट करता है, मतलब आपका टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब। तो क्योंकि फ्रंटल लोब का काम है आपको जजमेंट करना, आपके बिहेवियर को डिसाइड करना, तो आप बहुत इंपल्सिव हो जाते हो, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखा गया जिनके फ्रंटल लोब को अफेक्ट किया गया, ये वाला पार्ट आपका, तो वो पर्सन, क्योंकि फ्रंटल लोब जो है वो आपके नर्व के और डेवलपमेंट, यानी आपकी हायर फंक्शनिंग की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, और यहाँ पे आपका बिहेवियर और एटीट्यूड डिसाइड होता है। तो जब अल्जाइमर्स इस पार्ट में भी फैलने लगता है, तब वो इंसान एक बहुत एग्रेसिव, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। नहीं मुझे नहीं नहाना, नहीं नहाना मतलब नहीं नहाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मीठा ही खाना है, मैं कुछ और नहीं खाऊंगी, मैं नॉनवेज ही खाऊंगी। मेरे एक पेशेंट के साथ इतना डिफिकल्ट हो गया था, काका खाऊं तरी क्या, मतलब मराठी में हम लोग उनको बोलते थे कि काका खाना खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, अभी तो मैंने खाना खाया था, जबकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। पानी पीते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, तो दे गेट बिहेवियर लाइक दिस। और फिर बोलते थे ऊपर से देख कीड़े चल रहे हैं, तेको नहीं दिख रहे,
और ये कीड़े ना वो थाली में गिर गए, देखो नहीं दिख रहे, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। तो इस तरीके से पुअर जजमेंट होने लगता है। और अगर ब्रेन वाइड स्प्रेड एट्रोफी में चला जाता है तो इवन उनकी भाषा, कुछ भी बोलने लगेंगे वो। उनको पूछो आपका नाम क्या है, वो नाम वगैरह तो बता ही नहीं सकते हैं। और अपने शर्ट की बटन नहीं लगा पाएंगे, कंघी नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक स्किल्स है, जो आपकी बेसिक मोटर स्किल है, ब्रश कैसे करना है, चश्मा कैसे पहनना है, वॉशरूम जाने के बाद, शीट पे बैठने के बाद टॉयलेट कैसे क्लीन करनी है, ये सारे फंक्शंस भी हैम्पर होने लगते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा अर्ली साइंस, मिडिल साइंस और लेट साइंस। अगर आप अर्ली साइंस यानी कि जब आपको थोड़े बहुत पैसे कैलकुलेट करने में, आप बैंक में कैशियर थे, तो डेफिनेटली दिन रात आपने पैसों से खेला है, पैसों के साथ कैलकुलेट किया है। लेकिन अचानक आपको 100 की 100 की बंडल दी जाए और आप पता चला 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, आप काउंट ही नहीं कर पा रहे। आपको समझ नहीं आ रहा कि 5 नोट्स ऑफ 100 देंगे और 10 नोट्स देंगे तो ये 15 यानी 1500 होंगे कि 50 होंगे, इस तरीके से। और डिटेल्स खुद के नहीं बता पाएंगे। तो चैलेंजिंग टास्क और वर्क नहीं कर पाना और अपनी ही जगह में खो जाना। लेकिन जब ये सिम्टम्स इससे भी बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे कंपल्सिव बिहेवियर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट बोलता है कि नहीं, मुझे तो गर्मी है कि ठंडी है मुझे नहीं पता, मुझे स्वेटर पहननी है मतलब पहननी है। आंटी जी टेम्परेचर 45 चल रहा है, आप स्वेटर क्यों पहनेंगे, ये स्वेटर पहनने के दिन नहीं। आप कौन हो गए मुझे बोलने वाले, मैं तो स्वेटर ही पहनूंगी, मेरे को स्वेटर ही पहनना है, मुझे स्वेटर पहनाओ। तुम लोगों ने मेरे कपड़े कहाँ रख दिए कबर्ड से निकाल के। ये सारी लैंग्वेज पेशेंट की होती है। और रियली बहुत मिजरेबल लाइफ हो जाती है फ्रेंड्स। और इनको हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है। उनको लगता है कि मुझे खाना नहीं दिया, तुम लोगों ने तो बड़े मजे से खा लिया, मेरे को भूखा रखते हो, मुझे खाना नहीं देते हो, मेरे को दवाई नहीं दी, मेरे को कपड़े नहीं दिए, मेरी ज्वेलरी तुमने घुमा दी। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें वो खुद ही उलझ जाते हैं। एंड कहाँ जाना है कहाँ रहना है नहीं पता। फिर और अगर डिजीज एडवांस होती है तो यहाँ पे डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं, जिनको समझा पाना, जिनको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि आप मुंह में और भी दे दोगे तो ये इंसान इतना भी भूल जाता है कि इस निवाले को मुझे अंदर पेट तक के पहुंचाना है। आप सोच सकते हो, मुझे ब्लैडर फुल है, मुझे बॉवल्स लगी हुई है, पॉटी लगी हुई है, पर मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे पॉटी और सुसु जाना है। तो एक छोटे से अदने बच्चे की तरह उनकी जिंदगी खुद में ही उलझ के रह जाएगी। और ये वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी उंगली पकड़ के हमको इस मंजिल तक के पहुंचाया है, और आज वो वही अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे। एंड क्योंकि इनको कुछ भी नहीं समझता, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा और इन्फेक्शंस होंगे, क्योंकि उनको निगलना भी नहीं आ रहा है। पानी पिलाओगे आप, उनको यही नहीं पता कि निगलना है, ठसका लगेगा एंड दे टेंड टू हैव निमोनिया, वेरियस इन्फेक्शंस एंड वेरियस अदर डिजीजेस। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन आप दिन प्रतिदिन देखोगे कि वो बहुत डिटेरियोरेट होते जाते हैं एंड दे आर वेरी मिजरेबल लाइफ दे सफर। I have seen patients coming and telling me, and I really feel very sorry sometime कि हम बहुत जब सिवियर स्टेजेस में पेशेंट आते हैं कि हम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय तक का ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट जो है न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस में सफर हो चुका है। तो जब हम ये पेशेंट्स को देखते हैं तो इनको बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसके कारण ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं। कभी गाना खाना शुरू कर देंगे, कभी कुछ भी बड़बड़ करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज में बात करेंगे, उल्टी सीधी चीजें उनको दिखती है। मेरे चेहरे पे देखो मकड़ी आ गई, मेरे जबान पे देखो, ऐसे 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 करेंगे, कुछ तो भी है, चीटी काट रही है मुझे बहुत सारी, और कपड़े उतार के फेंक देंगे सडनली। और वो बोलेंगे बहुत सारी चींटी मेरे आंग पे है, तुम लोगों को नहीं दिखती कितनी चींटी मुझे खा रही है, कितने कीड़े हैं यहाँ पे, तुमको क्यों नहीं दिखते हैं? अगर आप उनको कंट्रोल भी करोगे तो वो कंट्रोल नहीं, एंड दे गो इनटू डिप्रेसिव स्पेल्स। रोएंगे भले ही नहीं, पर वो कुछ लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, और वो अपनी ही दुनिया में इतने विस्मित हो जाते हैं कि हमको उनको देख के बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो अल्जाइमर्स ना कि पेशेंट के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी बहुत दुखदाई होता है।
क्योंकि अपनों को ही इस तरीके से खोते देखना बहुत ही दर्द भरा होता है। और क्योंकि ये अपने वालों के ही बीच में अनजाने होते हैं, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड पूछते रहते हैं, और वो बहुत सारी चीजों में बार बार एक ही सवाल करते हैं। वो कौन है? चिड़िया। पापा वो कौन है? चिड़िया। वो कौन है? चिड़िया। तो वही बाप जिसने इस बच्चे की उंगली पकड़ के उस तरह चलना सिखाया था, आज वही बच्चा जब अपने बाप को चलता ना देख पाता है, तो इट इज रियली वेरी पेनफुल एंड वेरी इमोशनली टच्ड कि हम कैसे इनको हैंडल करें। पेशेंट्स के रिलेटिव्स हमको पूछते हैं कि हमको कुछ नहीं समझ रहा है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मेड जाती है, उनको मेड से झगड़ा कर लेते हैं, मेड को भगा देते हैं, अपने ही बेटे से बोलते हैं तू कौन है, बहू से बोलते हैं तू कौन है, मेरे घर पे क्यों आ गई, तू निकल जाए यहाँ से बाहर। तो इस तरीके से जब इल्यूजन और डिल्यूजन होते हैं, यहाँ तक कि वो ये बोलते देखो कोई आया है मुझे ले जाने के लिए, देखो तुमको काला साया नहीं दिख रहा है। एंड इट इज रियली वेरी painful and fearful, scary also for the families also to deal with their hallucinations and illusions. डायग्नोसिस किस तरीके से होगा? तो डेफिनेटली एमआरआई, सीटी स्कैन या पेट स्कैन हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमको बाकी टेस्ट में विटामिन B12, विटामिन D3 इनकी टेस्ट करनी चाहिए। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टिन इसको चेक करना चाहिए। क्या उनको बाकी अदर डिजीजेस है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंसेस है, और ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस है, वो सारी चीजें हमको चेक करनी चाहिए। तो अल्जाइमर्स क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है, पर हाँ हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मानते हैं कि ये सारे कॉजेस उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, पर हम उसको हेल्दी भी कर सकते हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं? तो आप उनके साथ कुछ वक्त बिताइए, कुछ उनके साथ डाइट में चेंजेस कीजिए, उनको विटामिन दीजिए, उनके कोलेस्ट्रॉल के कारण बहुत ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, अल्कोहल, टी, कॉफी से परहेज कराइए, उनको सोशल एरियाज में रखिए। ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट हो गए तो इनको कमरे में बंद करके रख दो, उनको लेके जाइए, अपनी फैमिली के बीच लेके जाइए, उनके साथ रहिए, और उनको खुश रखिए, खुशनुमा वातावरण अपने पास रखिए, और उनके साथ एंजॉय करिए, हंसिए, बोलिए। ऐसा नहीं कि खाना गई और मेड ने खिला दिया, नहीं, आप जाइए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ कुछ चीजें, छोटे छोटे गेम्स हो सकते हैं, चलो पापा आज कार्ड्स खेलते हैं, चलो मम्मा आज अपन कुछ तो भी खेलते हैं, और उनसे एम्पैथी रखिए, उनको प्यार दर्शाइए, और उनकी तरफ एक निर्दय की तरह नहीं, बल्कि उनको आपके प्रेम, आपके अटेंशन की ज्यादा जरूरत है। और जब भी वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो प्लीज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करिए, ना कि उनको अलग छोड़ दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, शायद उनको याद आ जाए, फोटोग्राफ्स, पुराने एल्बम्स, पुरानी वीडियोस उनके साथ निकालिए, और उनको याद दिलाइए, मम्मा आपको याद है कि हम यहाँ टूर पे गए थे, मम्मा ये कौन है? तो these will really help them boost their confidence। उनके साथ एक कप प्यार की चाय के साथ नाश्ता करिए, खाना खाइए, उनको आपकी सिंपैथी और प्यार की जरूरत है फ्रेंड्स। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना और बोलना सिखाया। तो आज वो भले ही बच्चों की तरह हो गए, पर आज रियली उनको आपकी नीड है। तो किस तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे? आप उनको ये मत बोलिए मम्मा, मी, या बेबी, सोना। आप उनको उनके नाम से लीजिए, क्योंकि वो अपना नाम भी भूल चुके हैं। और अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी जाता है, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, उस समय वो जिद पकड़े, तो एटलीस्ट आप तो जिद मत पकड़िए उस समय, आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाइए, आप उनके साथ प्यार से बिहेव करिए, और उनको अपने साथ रखिए। फैमिली में आप फैमिली पिकनिक जा रहे हो, ऐसा नहीं कि वो चल नहीं पा रहे हैं तो आप उनको घर पे बिठा दीजिए, लेके जाइए उनको अपने साथ, मैनेज करिए, होगा। और उनके साथ डायरेक्टली बात करिए, आप उनके नाम के साथ उनके साथ बात करिए, उनके साथ नो जैसा कन्वर्सेशन मत करिए। जिस तरीके से हम एक जिद्दी बच्चे को संभालते हैं जब उसको चॉकलेट की जिद आती है, ठीक है आप उसको चॉकलेट नहीं देते हैं, लेकिन उस समय आप भी जिद मत पड़िए कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, ठीक है कोई बात नहीं, उनको नहीं नहाना है तो उनको एग्रेसिव फेज में ले जाने के लिए प्रिवेंट करिए। आप उनको हर चीज में रोक टोक करते हैं,
कि ये आपने कैसे पहन लिया, आपको पहनना भी नहीं आता, कैसे पाप हो आप, आपको चलना भी नहीं आता, अरे ऐसे कैसे, आपकी ही तो जगह थी, इतना कीमती हार था, आप ऐसे कैसे भूल गए, आप ऐसे कैसे रख के कहीं छोड़ गए, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है। प्लीज ये सारी चीजों को अवॉइड करिए और उनके साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। ये आपके ही लोग हैं जिनको प्रेम और आपका एक लविंग टच, सिंपैथी की जरूरत है, जो उनके पेन को हील करेगा, और वही उनकी बेस्ट मेडिसिन। जब उनको फील होगा कि मैं अपने ही लोगों के साथ हूँ, एक प्यार का हाथ उनके हाथ में रखोगे, तो वो सिक्योर फील करेंगे, और यही सिक्योरिटी उनको एक कॉन्फिडेंस देगी। तो ये था अल्जाइमर्स का पार्ट। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनके थोड़े से हैबिट्स को चेंज करके। और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? तो आपको मैं बता दूं कि होम्योपैथी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करती है, एंड होम्योपैथी विल गिव अ पॉजिटिव होप टू ऑल दोस पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। तो हमारी होम्योपैथी ये बोलती है कि इट इज नॉट समथिंग विच इज, इट इज अ स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल मतलब क्या, या वाइटल फोर्स मतलब क्या? तो हम ये मानते हैं कि कोई भी जो शरीर में होने वाली विकृतियां हैं या जो बीमारियां हैं, वो किसी मटेरियल कारण या ऑर्गेनिज्म के कारण, ये बैक्टीरिया के कारण, ये वायरस के कारण, ये इसके कारण नहीं हो सकती। कोई भी बीमारी होने के पीछे आपके इमोशंस, आपकी विचारधारा, या इनमटीरियल फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वो आपको दिखता कैसे है? जब वो अपने शरीर पे लक्षण को शो करता है। ठीक है, तो जब बुखार आ जाता है तब आपको पता चलता है अरे ये वायरस से हम कांटेक्ट में आए थे। जब वायरस से कांटेक्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हजारों लाखों वायरसेस है, हर किसी को तो वो वायरस अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है, उसी को वो वायरस जाके हिट करेगा और फिर वो सफर करेगा। तो वो आपका इम्यून सिस्टम जो होम्योस्टासिस को मेंटेन करता है, जो बैलेंस को मेंटेन करता है, जब तक कि वो अफेक्ट नहीं होगा तब तक कि कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। तो हमको ये पता है कि हम जिस तरीके से आयुर्वेद में कंसेप्ट है वात पित्त कफ का, वैसे ही होम्योपैथी में कंसेप्ट है सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। तो जब हम सोरा की बात करते हैं तो वो प्राइमरी न्यूट्रिशन और इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, साइकोसिस मतलब ग्रोथ की बात करते हैं, और सिफिलिस मतलब डिस्ट्रक्शन। और क्योंकि हम इस डिजीज में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो नर्व के एंड पे हो रहा है, इसीलिए हम इन डिजीजेस को साइकोसिफिलिस माइजम की तरह देखेंगे। और यहाँ पे टिश्यूज जो अफेक्ट हो रही है वो हमारी ब्रेन सेल्स है, जो इरिवर्सिबल पैथोलॉजी में है, जहां पे एक बार नर्व टिश्यूज और ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उनको दोबारा बनाना मुश्किल है। तो अगर हम इनके जो गतिविधि है उसको रोक पाए, होम्योपैथी उस तरीके से वर्क करती है। और जिस तरीके से डिरेंजमेंट हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो डिजीज को मटेरियल लेवल पे नहीं देखता है। हम आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर मेरे पास एक बच्चा आता है, वो बुखार लेके आया, तो सडनली कल का खेलता हुआ बच्चा आज सडनली बुखार क्यों लेके आया? मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। फिर हमको पता चलता है अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो बोले उसके पेट में बहुत दर्द है, मतलब पेट में दर्द है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को कनेक्ट करते हैं माइंड की तरफ। अच्छा पेट दर्द है या गला दर्द है, जो भी रीजन हो, इसके पहले क्या हुआ, तो हम उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं, और वो जो कारण ऑफ डिजीज है उसको हम तलाश करते हैं। तो इसी तरीके से हम अल्जाइमर्स को भी सोचते हैं। तो अल्जाइमर्स क्योंकि ये नर्व और न्यूरॉन की डिजीज है, तो ये ऐसे लोग हैं, अगर आप समझने की कोशिश करो तो हम जो भी करते हैं अपने शरीर में, जैसे आपको ठंडी लगी, तो जब आपको ठंडी लगी तो आप क्या करते हो, एक स्वेटर पहनने की कोशिश करते हो। आप बारिश में गए तो आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी बॉडी को डेवलप करते हो। तो ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, अपनी फैमिली और लोगों से परेशान होकर अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, और अकेला महसूस करते हैं, अपने ही लोगों के बीच में परायो जैसा। और इनको खुद की ही पहचान हो चुके होते हैं और बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ये ऐसा क्यों करना चाहें? क्योंकि इनकी ब्रेन में
या इनकी मेमोरी में कुछ ऐसी चीजें लगातार होती गई है जो इनको बहुत हर्ट की हुई है, और उनके ही अपने लोगों ने कहीं ना कहीं वो हर्ट किया है, जिसके कारण वो खुद ही चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं रखना चाहता हूँ। और जब वो इंसान ये सोचता है कि मुझे खुद को दूसरे से कनेक्शन नहीं रखना है, तो ब्रेन और बॉडी उनके इस इमोशंस को फॉलो करता है, और धीरे धीरे नर्व सेल्स डिजेनरेट होने लगते हैं। तो और ये वो लोग हैं जो आज तक के सबकी जिंदगी में कंट्रोल करते आए, और सडनली वो देखते हैं कि किसी की बहू आ गई, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी का पावर चला गया, और ऐसे कुछ कारण होते हैं, वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही एक ऐसी विपदा में पहुंच जाता है कि उसकी ब्रेन सेल्स भी डिजेनरेट। ये एक छोटा सा केस था मेरा, एक अनुभव था 75 years ओल्ड फीमेल का, जिसकी पेरेंट्स और फैमिली ने बताया कि वो 5 साल से लगातार धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें भूलते जा रहे, कभी गाने गाने लगेंगे, कभी हंसने लगेंगे, कभी कभी खोए देखे जाएंगे, और उनकी ब्रेन की एट्रोफी हो रही है, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी है, बहुत जिद्दीपना है उनके अंदर, पल में मूड चेंज हो जाता है, एंड तुरंत बोलने लगेंगे कि तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है, तुम लोगों को मेरी वैल्यू ही नहीं है। बहुत सारी चीजों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में भूल जाना, बहुत ज्यादा चेंजेबल मूड हो जाना। अभी वो बोलेंगे मुझे चाय पीना है, हम चाय लेके जाएंगे तो बोले अरे किसने बोला था चाय बनाने के लिए, मुझे तो कॉफी चाहिए, जाओ कॉफी लेके आओ, मुझे मेरे बच्चों के नाम याद नहीं। और हमेशा हर चीज से ऐसे फ्राउन करते हो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, फॉल्ट फाइंडिंग बिहेवियर। अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा बोलेंगे कि कोई ना कोई चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े दो, अच्छी ज्वेलरी दो, चलो किटी पार्टी में लेके चलो, और मुझे बाहर खाना। और पहले तो पार्टीज एंजॉय करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए रेडी होते थे, आजकल वो अवॉइड करने लगे। और जैसे मैंने बताया कि वो भूलते भी हैं, तो ये भी भूलते थे, उन्होंने काफी ज्वेलरी खो दी, मेड्स लेके गए, कौन लेके गए पता नहीं। पहले ये बहुत ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, अब वो ऑर्गेनाइज नहीं है। पहले इतने हेल्पिंग थे कि कोई अजनबी भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और उनको पता चले कि उसको मदद की जरूरत है, तो ये टिफिन बनाते थे। और अब ये खुद के लिए पानी भी नहीं ले सकते। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहा बचपन से, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट रहा, बहुत जिद्दी रहे, हर जिद पूरी की पिताजी ने, और वैसे उनके हस्बैंड ने भी बहुत घुमाया फिराया, फ्रीडम दी, सब कुछ किया। लेकिन आंटी तो आंटी है, बहुत ही जिद्दी, और बहुत ही डोमिनेटिंग रही, और जैसे अपनी जिंदगी में जीना है उन्होंने वैसे ही जिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनकी बहू उनके घर आई, ऑलमोस्ट 15-20 years बैक। और ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शुरू हो चुके थे, और उनका ऐसा था कि बहू के आने के बाद बेटा बदल गया, हाँ वो सुनती नहीं है, मेरे हिसाब से काम नहीं करती। और जब से पति की डेथ हुई, तब से तो चीजें और डिफिकल्ट हो गई, एंड बहुत सारा रोते रहना, रात भर रोते रहना। और हस्बैंड से पहले हस्बैंड से बात नहीं करते थे, और अब हस्बैंड के लिए रोते हैं। उनको बहुत दिनों से कैथेटर भी लगा हुआ था, क्योंकि उनको यूरिन इन्फेक्शन थे। तो वो सडनली उनके बिहेवियर्स चेंज हो गए, कंटिन्यू रोते रहना, हस्बैंड को याद करते रहना, और अपने आप को अकेला कर दिया। और फिर अब तो ऐसा है कि वीडियो कॉल पे अगर मैं बात करूं तो आपका अच्छा, आप मुझे दवाई देते हो, ऐसे पूछते हैं, ठीक है दे देना। तो ये कुछ रूब्रिक्स है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, मैं बता दूं कि डिमेंशिया ओल्ड पीपल इन विल बी द कॉमन रूब्रिक जो हम सिलेक्ट करते हैं। हम होम्योपैथी में अगर मेडिसिन को समझते हैं तो हम इस तरीके से मेडिसिन के रूब्रिक्स निकालते हैं। तो डिमेंशिया ओल्ड पीपल इन एक ऐसा रूब्रिक है जो आप बिल्कुल पिकअप कर सकते हो फॉर डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डायरेक्टली, और ये आपको रेमेडी की तरफ लेके जाएगा। ये वो फिल्टर्स है जो हमको लगाने पड़ते हैं ताकि हम राइट रेमेडी और मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकें। क्योंकि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो हम पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन, बिहेवियर और इसके आधार पे दवाई का चयन करते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, जो भी हम दवाई यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि आप ओवर द काउंटर जाके खरीद कर वही खाते रहें और वही देते रहें, नहीं। हम पूरी केस को स्टडी करते हैं और उस केस की स्टडी के बेसिस पे दवाई देते हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। मतलब एक माँ के दो बच्चे जुड़वा भी होंगे, पर उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर,
उनका सोचने की पद्धति, उनकी रख रखाव की पद्धति, सारी चीजें अलग होती है और उसके आधार पे हमारी दवा का चयन होता है। तो ये कुछ रूब्रिक्स है। एट्रोफी स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन, ये रूब्रिक भी आप कंबाइन कर सकते हो विथ नमनेस सेंसेशन ऑफ ब्रेन। और इसी तरीके से और भी लिस्ट है जो रूब्रिक के कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ये अनकॉमन हो सकते हैं, जैसे ब्रेन कंप्लेन्स ऑफ ब्रेन एट्रोफी, ब्रेन नमनेस, ब्रेन सॉफ्टनिंग, एब्सेंट माइंडेड ओल्ड पीपल इन, मतलब मैंने बताया ना आपको कि दे आर लॉस्ट इन देयर वर्ड, तो दे आर एब्स्ट्रैक्टेड, एब्जॉर्ब, ये रूब्रिक्स भी आप यूज कर सकते हो। डिमेंशिया, डिमेंशिया ओल्ड पीपल इन, टॉक फुलिश, डलनेस ओल्ड पीपल इन, लोदिंग ऑफ लाइफ ओल्ड पीपल इन, मेमोरी वीकनेस ऑफ फैक्ट्स और पास्ट लाइफ ओल्ड के लिए प्रॉब्लम होना, इवेंट्स को भूल जाना, तो आप मेमोरी वीकनेस ऑफ फैक्ट्स फॉर रीसेंट इवेंट्स। देन मिस्टेक्स इन टॉकिंग, अगर आपको किसी पेशेंट में मिलता है कि बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन बात करने में स्पेशली वो राइटिंग में मिस्टेक कर रहा है, तो मिस्टेक्स राइटिंग। देन मोर्निंग, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, स्लोनेस, मेमोरी लॉस डेट एंड मेमोरी। देन एवरीडे की थिंग्स, जो रोज की गतिविधि है वो भी भूल गए, फैक्ट्स भूल गए, कभी अभी के अभी जो हुआ वो चीज भूल गए, अभी खाना खाया, मैंने नहाया, अच्छा, तो ये आप रूब्रिक उसके लिए ले सकते। मेमोरी लॉस, नेम्स, सब कुछ याद रहता है बस नाम याद नहीं रहता। प्लेसेस भूल जाते हैं, लोकेशन भूल जाते हैं, खुद का घर भूल जाना, ये बहुत ही सिंपलेटिक सिम्टम है। खुद का रूम भूल जाना, वीकनेस, जो बोला वो भूल जाना। देन मेमोरी, इस तरीके से जो बोला है वो बोलते बोलते, बात करते करते शब्द गायब हो गए मुंह से। वीकनेस आ जाना, टाइम नहीं समझ में आना, दिन को रात को उठेंगे और नहाने चले जाएंगे, चलो चलो उठो मंदिर जाना है, अरे मम्मा जी अभी तो 2 बजे है रात के, अब आप सो जाइए। आंटी बोलेंगे कि आप सोते क्यों नहीं हो, अरे मंदिर जाना है, ये लोग सो पड़े हैं, पता चला 2 बजे है रात के, तो टाइम का भान नहीं। लॉस फॉर वर्ड्स, राइट मिस्टेक्स। तो इस तरीके से हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, हम ये रूब्रिक्स को कंबाइन करते हैं और इन रूब्रिक्स को रेपर्टोरियल टोटलिटी बना के इसके थ्रू हम मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ रेमेडीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो कॉमन ग्रुप ऑफ रेमेडीज जो यहाँ पे आती है वो पोनियम, एम्ब्राग्रेशिया, आर्सेनिक एल्बम, बराइटा आयोड, ऑरम, ऑरम आयोड, कलकेरिया काब, लैकेसिस, प्लम्बम, जिंकम, फॉस्फोरस, ओपियम इग्नेशियम। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस के लिए नहीं है और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, तो आप प्लीज ये रेमेडीज को इस तरीके से मत लीजिए कि सारे अल्जाइमर्स को एक बॉटल में मिक्स करिए और दे दी। नो फ्रेंड्स, हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते। हम एक टाइम पे एक सिंगल डोज ही देते हैं एक पेशेंट को, क्योंकि वही उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डोज होगा और जिस तरीके से सिम्टम्स रहेंगे उन लक्षणों के आधार पे हमारी एक राइट रेमेडी को सिलेक्ट करेंगे और वो राइट रेमेडी के चयन को बाद और फिर परफेक्ट मटीरिया मेडिका को हम पिक्चर को मैच करेंगे। तो जैसे ऑरम आयोड, ये बहुत ही सुंदर रेमेडी है जो सेनाइल डिमेंशिया के लिए है। ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही कंसाइंशियस, अपनी एम्स गोल्स को अचीव करने वाला, लेकिन एक लाइफ के ऐसे पल में आ जाता है जहां पे उसको अपने ही लोगों से डर लगने लगता है और उसको ये फील होता है लाइफ में जो उसको अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पाया, और इसीलिए छोटी छोटी चीजें, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी चीज वो अपने दिल में ही दफन कर लेगा और उसके कारण सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ को डेथ की तरफ भी लेके जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज भी रहेगी और वो बार बार ये बोलेगा मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मरने के बाद क्या होगा, जिसको हम एंजाइटी सैल्वेशन ऑफ बोलते हैं। तो उसकी डेथ की बातें करना, बात करना, मैंने बहुत पाप तो नहीं किया, पुण्य किया कि नहीं किया, इस तरीके से अपने आप को वो प्रेजेंट करेंगे। एम्ब्राग्रेशिया एक ऐसी रेमेडी है जिसमें बहुत सारा एम्बैरसमेंट है, यानी कि वो अपने आप को कुछ मुझसे गलत ना हो जाए, लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग हंस दिए तो क्या होगा, इस तरीके से जो भावनाओं में बहते हैं उसको हम एम्बैरसमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारा फीलिंग, एम्बैरसमेंट, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत वीक होने के कारण, विल वीक होने के कारण ये रेमेडी सफर करती है और हम क्या करते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेमेडी के साथ
मैच करते हैं और फिर हम रेमेडी डिसाइड करते हैं कि हमको क्या देना है। अनदर रेमेडी इज बराइटा कार्ड। तो बराइटा कार्ड तो आप देखोगे कि ये वो लोग हैं जिनकी शॉर्ट हाइट है, थोड़े से चबी रहेंगे, थोड़े से हेल्दी रहेंगे, लेकिन शुरू से इनकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की वो कम रहेगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है फ्रेंड्स, जो वंडरफुल वर्क करती है इन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स ऑल्सो, और अर्ली सेनालिटी या जिसको बोलते हैं अर्ली डिमेंशिया, जहाँ पे बहुत जल्दी बुढ़ापन आता है, उसमें भी ये बहुत कारगर है। एंड प्लम्बम मेट इज अनदर बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है जिसमें ब्रेन स्क्लेरोसिस होता है, यानी कि ब्रेन में अगर इस्चेमिक चेंजेस या ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ये डायरेक्टली आपके नर्व और न्यूरॉन्स को अटैक करेगा, और जिसके कारण आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। एंड बहुत ही प्लम्बम जो है बहुत ही डिप्रेस्ड पर्सन रहने वाला, बहुत स्लो मेमोरी और हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स बहुत मिलेंगे इसमें, और पैराटिक डिमेंशिया मिलेगा जिसमें पेट का दर्द बहुत ज्यादा वो शिकायत उसके साथ रहेगी। तो इसी तरीके से रेमेडी है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट को भी हम लैकेसिस के जैसा देखते हैं जिसमें पेशेंट बार बार टंग बाहर करता है, लेकिन क्यूप्रमेट बहुत ही डोमिनेटिंग रहा हुआ है अपने लाइफ में। ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ही एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी इस तरीके से रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम होम्योपैथी में वर्क करते हैं, तो हमारा जो होम्योपैथिक साइंस है वो इस पे आधार पे डिपेंड करता है कि हम किस ब्यूटीफुली पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को इवेल्युएट कर पाते हैं, और जितनी अच्छी हमारी हिस्ट्री होगी, जितना लॉयल हमारा फैमिली हमको पूरा हिस्ट्री बताएगा, उतनी परफेक्ट रेमेडी मिलेगी। और अगर परफेक्ट रेमेडी मिलती है तो क्योर डेफिनेटली मिलेगा। अल्जाइमर्स में आई डोंट से कि हमको कंप्लीट क्योर मिलता है, बट डेफिनेटली अगर हम डिजीज प्रोसेस को रोक पाए या स्पीड को रोक पाए तो वो भी हमारे लिए अचीवमेंट होगा। तो एक बहुत पॉजिटिव थॉट, क्योंकि अल्जाइमर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी ही खत्म हो गई। तो एक बहुत सुंदर पोएम थी विच आई गॉट कि अल्जाइमर्स तो है मेरे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी सारी मेमोरीज लेके चली जाए। वो ब्यूटीफुल मोमेंट जिसके साथ मैं जी हूँ वो मुझे इंडिपेंडेंट बनाएंगे। वो मेरी हंसने की ताकत तो नहीं ले जा सकता, वो मुझे चलने के लिए तो नहीं रोक सकता, वो मुझे प्यार करने के लिए तो बाधा नहीं कर सकता ना, वो मेरी कैपेबिलिटी, मेरी खुद की विचारधारा को तो नहीं रोक सकता, और वो मुझे मेरे खाने पीने सोने के प्यार से दूर नहीं कर सकता, और अपने लोगों के नाम पुकारने से भी दूर नहीं कर सकता। इसलिए अल्जाइमर्स मुझे प्यार से नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। इसीलिए अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को अगर अल्जाइमर्स देखते हो तो प्लीज बहुत सारा प्यार और बहुत सारी सिंपैथी उनको हेल्प करेगी। सो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर मंजू, आई एम डन। आर देयर एनी क्वेश्चंस Yeah, फ्रॉम and दिस? there are many questions from our audience, and so because of time, I think हम लोग को ये वाला participate करना पड़ेगा. But definitely from the question, जो भी हमारी questions हैं, हम लोग उनका answer Gmail के through देंगे. जो हमारी email ID हमारे पास है इन सब की, तो हमको जो answers हैं उसी के mail के through ही देंगे. लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हमारे 3 विनर्स हम सेलेक्ट करते हैं जो कि रैंडमली होते हैं, तो मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। जिन भी इन तीनों के नाम होंगे प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में डाल देना, बिकॉज इट विल बी इजी टू कनेक्ट विद यू, राइट? सो द फर्स्ट नेम इज लक्ष्मी नारायण, second is Swastika Gupta, and third is Dr. Dipankar Paul. So आप तीनों प्लीज अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में, right? And thank you so much, ma'am, for this informative webinar. And yeah, it was really helpful. कि हाँ कि 3 बजे से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, आई एम श्योर, बट दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव. So if you want, share something, you can, right? And Thank you to the XBL team and Dr. Manju for the coordination and giving me this opportunity, and even for the patient listeners who were there behind the screen. So I'm really very grateful to you. That's it. so thank you everyone for participating in this webinar, and we'll surely connect in the next month with the new topic and the new speaker. Yeah, thank you everyone. Thank you.